हेलो बच्चों, वेलकम टू विशन नीट आईआईटी एकेडमी। और यहाँ पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही खास एक इनिशिएटिव, जहां पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग पूरा का पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको कवर करवाएंगे। देखिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं ना, आप ही लोगों के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम में आप लोग 4 के आए। दैट इज द मेन मोटो। और देखिए यहां पे ये एनसीईआरटी आप जानते ही होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट एक किताब है ना। मान लीजिए अगर आप सीबीएसई के बारे में भी सोच रहे हो, बोर्ड के बारे में, भाई बोर्ड तो देना है ना, चाहे आप नीट का तैयारी करो चाहे आप जेई का तैयारी करो, बोर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दैट। सो इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी ऐसा एक किताब है बच्चों जो आपका नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, और इवन जेई मेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं। सो एनसीईआरटी को बेस मानते हुए हम लोग चलेंगे और हम लोग देखेंगे बच्चों कि एनसीईआरटी का हर एक सवाल मैं आपको करवाने वाला हूं इन द विजन नीट आईआईटी एकेडमी, एंड यू हैव टू ओनली स्टे विथ अस बच्चों। देखिए आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं रात दिन, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि उन्हें भी मदद मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो यहां पे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर से, और सब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, और एनसीईआरटी यू कैन सी द चैप्टर। ओके, सो वी आर गोइंग टू एक्चुअली रीड इट लाइन बाय लाइन, है ना, ताकि आपका मेहनत कम लगे। देखिए आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को भी पढ़ा रहे हैं। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर लाइक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो यहां पे इन दिस चैप्टर ओनली देयर आर 2 वर्ड्स, है ना। वन इज क्या है, मोशन, और द सेकेंड लाइन इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हालांकि मोशन होता क्या है, पहले तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज मोशन। देखिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पार्टिकल अगर मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोल रहा हूं कि दिस इज अ पेन एंड दिस पेन इज स्टेशनरी हियर, एंड आई आस्क यू कि क्या ये पेन मूवमेंट कर रहा है, यू विल से दैट नो सर, दिस पेन इज नॉट मेकिंग एनी मूवमेंट, ये मोशन नहीं कर रहा। मोशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। तो मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपको समझ में आया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए, है ना, दैट ऑब्जेक्ट्स पोजीशन शुड चेंज। और कैसे चेंज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि टाइम के साथ साथ। जैसे कि आप अगर 1 बजे में देख रहे हो, आपके घड़ी पे 1 बजे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, ओके, अब 2 बजे जब आप देख रहे हो, द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ठीक है ना, इतना मूव कर गया, तो यू कैन से दैट यस द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। इसका मतलब है उसका पोजीशन चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि देयर इज मोशन। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं यहां पे, 1 मिनट। देखिए नाउ मोशन इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले, लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी, हम लोग क्या देखेंगे इस चैप्टर में। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, ओके, तो आपको पता चलेगा कि मोशन होता क्या है एंड व्हाट वी आर स्टडीइंग इन दिस चैप्टर। फॉलोड बाय हम लोग देखेंगे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या है। सो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी किसको बोला जाता है और स्पीड किसको बोला जाता है। देन वी विल टॉक अबाउट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन किसको बोलते हैं। देन देयर आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, हम लोग वो भी देखेंगे। हम लोग देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। देन समरीज पढ़ेंगे हम लोग, पॉइंट्स टू पॉन्डर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कमिंग अप विद द एक्सरसाइजेस, जहां पे एनसीईआरटी का हर एक बैक क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को,
राइट? ओके, नाउ यू सी हियर, यहां पे क्या बोला गया है? मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन द यूनिवर्स. We walk, run, and ride a bicycle. Even when we are sleeping, air moves into and out of our lungs, and blood flows in arteries and veins. इसका क्या मतलब है? देखिए, यूनिवर्स में मोशन इज वेरी कॉमन. एवरीथिंग इज मूविंग, लाइक द अर्थ इज मूविंग, द प्लैनेट्स आर मूविंग, है ना? सब कुछ मोशन में है. इवन द सन, ओके, इन द यूनिवर्स इट इज ऑल्सो मूविंग इन द मिल्की वे गैलेक्सी, है ना? तो सब कुछ मोशन में है. हालांकि आपको देख के लग रहा होगा कि अर्थ स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअली अर्थ इज नॉट स्टेशनरी, अर्थ इज ऑल्सो मूविंग. तो यही बोला गया है कि एवरीथिंग इज मोशन इन द यूनिवर्स. और हम लोग जब चलते हैं, हम लोग जब दौड़ते हैं, और हम लोग जब बाइसाइकिल राइड करते हैं, वो सब क्या है? ये सब मोशन का ही एग्जाम्पल है. इवन वेन यू आर स्लीपिंग, मतलब आप जब नींद में हो, तब क्या होता है ना? एयर मूव्स इनटू एंड आउट ऑफ आवर लंग्स, राइट? सो एयर गोज इन योर लंग्स एंड व्हेन यू इनहेल, अब जब सांस लेते हो तो क्या होता है? हवा अंदर जाती है ना? फेफड़े के अंदर जाती है हवा. और अब जब बाहर सांस को बाहर निकालते हो, लाइक व्हेन यू एक्सेल, दैट air only comes out of your lungs. And also there is continuous flow of blood. मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन my blood is flowing, okay, all through my veins and arteries, okay, and veins. We see leaves falling from the trees and water flowing down a dam. हम लोग क्या देखते हैं कि leaves are falling from the trees, है ना? पेड़ से पत्ते पर झड़ रहे हैं, ये हम लोग देखते हैं. एंड इवन द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम ए डैम. ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. द अर्थ रोटेट्स once every 24 hours and revolves round the sun once in a year. The sun itself is in motion in the Milky Way galaxy, which is again moving within its local group of galaxies. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है. हम जब गाड़ी में चढ़ते हैं, आप जब प्लेन में चढ़ते हो, सो एवरीथिंग इज इन मोशन, ओके. और हमारा जो अर्थ है, द अर्थ इज ऑल्सो इन कॉन्स्टेंट मोशन, बिकॉज अर्थ क्या कर रहा है? द अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. अर्थ के पास जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अराउंड द अर्थ इज रोटेटिंग. एंड एट द सेम टाइम द अर्थ इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द सन. Okay, rotation Earth completes 24 hours में. In 24 hours it completes one rotation, and one revolution it completes in, you know, in 1 year. So everything is in motion. यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं. Now motion is change in position of an object with time. I want a full attention of yours. इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए. मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. हम लोग मोशन किसको बोलेंगे? किसको हम लोग मोशन बोलेंगे? जब कोई पार्टिकल उसका पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम लोग बोलेंगे कि ये पार्टिकल ने मोशन किया है. इट हैज अंडरगोन मोशन. सो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम. हाउ डज द पोजीशन चेंज विथ टाइम? कैसे चेंज होता है पोजीशन? ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ टू डिस्क्राइब मोशन. हम लोग देखेंगे कि मोशन को हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब करें. ओके, फॉर दिस वी डेवलप द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेलोसिटी. हम लोग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, एंड एक्सीलरेशन. एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट एक्सीलरेशन. व्हाट इज एक्सीलरेशन? We shall confine ourselves to the study of motion of objects along a straight line, also known as rectilinear motion. यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? मोशन के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनली फोकस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में. व्हाट इज रेक्टिलिनियर मोशन? इट इज अ मोशन ओनली. कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो तो पार्टिकल मोशन में हो ही गया, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन मींस द पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. वो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा.
For the case of rectilinear motion with uniform acceleration, a set of simple equations can be obtained. Finally, to understand the relative nature of motion, okay, we introduce the concept of relative velocity. ठीक है, तो हम लोग ये सब देखेंगे, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे. In our discussions, we shall treat the objects in motion as point objects. This approximation is valid so far as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration of time. इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है यहां पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे, यहां पे हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो हम लोग मान के चलेंगे कि द ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. समझ रहे हैं आप? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट्स वी आर गोइंग टू कंसीडर द ऑब्जेक्ट्स एज पॉइंट्स. क्योंकि देखिए, जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट ने अगर बहुत डिस्टेंस कवर कर रहा है, लंबा डिस्टेंस कवर तय कर रहा है, तो उसके लिए उस ऑब्जेक्ट का साइज मैटर नहीं करता. से फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ कार, you just have a car. Now you are actually covering 1000 kilometers by driving. Then your car may be something about, some anything like 10 meters in length or something like that. But you are covering, when you are covering 1000 kilometer, you see how much greater distance you have covered. So now the car I can take as a पॉइंट ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम लोग यहां पे पार्ट मतलब मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के ही चलेंगे. दिस अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड सो फार एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस इट मूव्स इन द रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ठीक है ना? In a good number of situations in real life, the size of objects can be neglected and they can be considered as पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स. उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के तरह ट्रीट कर सकते हैं विदाउट मच एरर. ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को. नाउ रीड दिस लाइन. इन काइनेमेटिक्स वी स्टडी वेज टू डिस्क्राइब मोशन विदाउट गोइंग इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन. है ना? काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं. हम लोग क्यों मोशन हो रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर an object to undergo motion, ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स के टाइम पे, in the kinematics we do not study them. So in kinematics we study ways to describe motion without going into the causes of the motion. What causes motion? Motion किसके कारण होता है? What causes motion described in this chapter, and the next chapter forms the subject matter of chapter 4. तो हम लोग मोशन क्यों होता है वो हम लोग बेसिकली अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे. न्यूटन्स लॉ पे पढ़ाया जाएगा आपको कि मोशन क्यों होता है. यहां पे हम लोग सिर्फ देखेंगे कि व्हाट कॉजेज मोशन के बारे में पढ़ेंगे यहां पे. राइट? देखिए यहां पे अभी हम लोग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नथिंग बट इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. है ना? सो द एवरेज वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, but does not tell us how fast it moves at different instances of time during that interval. For this, we define instantaneous velocity or simply velocity v at an instant t. देखिए इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश कीजिए. देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम. जब भी कोई ऑब्जेक्ट, से फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दैट एन ऑब्जेक्ट वॉज हियर पॉइंट ए. नाउ फ्रॉम पॉइंट ए द ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड टू पॉइंट बी. है ना?
from point A the object has moved to point B. Now I tell you कि the object has moved from point A to point B and the time taken for this movement is nothing but t. T is the time taken, इतना समय लिया है t. You will say that okay, then the velocity is nothing but कितना displacement हुआ है AB by t by the time taken and here the AB is a vector. क्योंकि देखिए मैं जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बोल रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर. ओके, it is a vector, right, joining the starting point and the ending point. And arrow किस तरफ होगा? From starting to ending. So the arrow is like this. ठीक है ना? So this is the velocity which is the displacement by the time. Okay, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? देखिए एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. जब हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बोलेंगे तो दैट मींस इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. से फॉर एग्जांपल आई टेल यू दैट देयर इज अ कार, एक गाड़ी है. वो गाड़ी क्या कर रहा है? दैट इज कवरिंग बेसिकली सपोज 150 किलोमीटर. मैंने बोला कि एक कार है जो कार ने क्या कर रहा है ना, कवर कर रहा है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर कवर कर रहा है. और कितना टाइम ले रहा है वो 150 किलोमीटर कवर करने में? इट इज टेकिंग 3 hours. ओके, देन यू से ओके सर, और सपोज द कार इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली, तो हम लोग यहां पे वो यूज करेंगे क्योंकि देखिए यहां पे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना. सो दैट कार इज बेसिकली मूविंग इन अ straight line. Then you say that okay sir, if the total displacement is 150 kilometer, the time taken is 3 hours, then velocity आपका कितना हो जाएगा? total displacement divided by total time. So 150 by 3 and you will get it 50 kilometer per hour. So 50 kilometer per hour is the velocity of the car. अब आप सोचिए एक रियल लाइफ एग्जांपल से. अब ऐसा तो नहीं रहा कि ये जो पूरा 3 घंटे का जर्नी है उस कार ने क्या किया है? विदाउट ब्रेक उस कार ने कवर किया है. ऐसा तो जरूरी नहीं है. हो सकता है ना कि 1 घंटे जर्नी करने के बाद आपको भूख लग गया हो, तो आप ड्राइवर अंकल से आपने कहा कि ड्राइवर साहब थोड़ा सा क्या कीजिएगा, गाड़ी को रोकिएगा 10 मिनट के लिए, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं. हो ही सकता है. तो he has stopped the car, okay, for a brief period of time, okay, about 10 minutes, and you had your refreshment, and after that again you started the journey. लेकिन हम जब एवरेज वेलोसिटी के बारे में सोच रहे हैं या एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तब लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि आपका गाड़ी जो है 10 मिनट के लिए रुकी थी कहीं पे. You do not have this information with you, है ना. तो आप ऐसे बोल रहे हो कि okay, the velocity of the car was 50 kilometer per hour. तो ऐसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि the car has moved non-stop for 3 hours. हर एक घंटे पे उसने 50 किलोमीटर पर आवर डिस्टेंस कवर किया और 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इन 3 hours. बट दैट इज नॉट द केस, है ना. तो अब यहां से आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में कुछ पता नहीं चलता. लेकिन इफ आई टॉक अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका मतलब है कोई भी एक इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट. कोई भी एक इंस्टेंट पे आपका कार का कितना वेलोसिटी है. सो यू आर सपोज नाउ सिटिंग बिसाइड योर ड्राइवर एंड यू आर ऑब्जर्विंग द स्पीडोमीटर ऑफ द कार, जहां पे वो लगा रहता है ना स्पीड मापने के लिए. सो यू आर सीइंग दैट व्हेन अ कार इज कमिंग, just before your car, then what the driver is doing, he is slowing it down. Or when some obstacle is there in front of your car, he is slowing it down. And then when it is clear, again he is speeding the car up. So ऐसा ही होता है. तो हम लोग यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे. इसका मतलब है कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट is defined as the
limit of the average velocity as the time interval delta t becomes infinitesimally small. In other words, v is equal to limit delta t, this इसको लिमिट बोला जाता है, ओके, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी. इसका मतलब क्या है? अब देखिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए. v इज इक्वल टू वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी का मतलब क्या है? द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो डेल एक्स इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड डेल टी इज योर टाइम इंटरवल, जिस टाइम पे आपका वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है. लेकिन इफ द टाइम इंटरवल डेल टी इज टेंडिंग टूवर्ड जीरो, इसका मतलब क्या है? डेल टी टेंडिंग टूवर्ड जीरो, इसका मतलब है हम लोगों ने डेल्टा टी को बहुत छोटा बना दिया. इसका मतलब है बहुत छोटे इंटरवल पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफरेंस आ रहा है. समझ गए? जैसे कि एक सेकेंड में मैं देखना चाहता हूं कि इन 1 सेकेंड व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट. फिर मैंने एक सेकेंड को भी घटा दिया, 10 टाइम्स कर दिया, एंड आई एम सीइंग एक पार्ट ऑफ दैट लाइक 0.1 सेकेंड. इन 0.1 सेकेंड what is the displacement? Then in 0.01 second what is the displacement? ऐसे करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं? डेल्टा टी को लगातार हम लोग छोटा करते जा रहे हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी. और इसको हम लोग कैलकुलस के भाषा में क्या बोलते हैं? मैथमेटिकली यू कैन से दैट इट इज v इज इक्वल टू dv dt. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसको इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना. सो ऑलवेज v इज इक्वल टू डीवी dt. ये क्या देगा आपको? ये आपको हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देंगे. ऑलवेज रिमेंबर दिस इज व्हेन यू अप्लाई दिस इक्वेशन लाइक v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू dx dt, देन इट इज ऑलवेज गिविंग यू the instantaneous velocity, where the symbol limit delta t tends towards 0 stands for the operation of taking limit as delta t tends towards 0 of the quantity on its right. Now in the language of calculus, the quantity on the right hand side of the equation, okay, is the differential coefficient of x with respect to t and is denoted by dx dt, है ना. यही इसके बारे में बोल रहे हैं कि इसको हम लोग dx dt बोलते हैं. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. हाईलाइट कीजिए. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is nothing but it is the rate of change of position with respect to time at that instance. Okay. ओके तो देखिए यहां पे लाइक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में तो आप लोगों को बोला ही गया है. अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं. जैसे कि यहां पे क्या बोला गया है देखिए, राइट, वी कैन यूज इक्वेशन 2.1a. तो इक्वेशन 2.1a आपका क्या था? लाइक this was your equation 2.1a. you see v is equal to limit del t tends to 0 del x by del t. okay, so this is the equation 2.1a. अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि you see we can use equation 2.1a for obtaining the value of velocity at an instant either graphically or numerically. मतलब क्या? हम लोग ग्राफिकली भी निकल सकते हैं या फिर हम लोग न्यूमेरिकली भी निकल सकते हैं. हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफिकली निकाला जाता है. सपोज दैट वी वांट टू ऑब्टेन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड. कौन सा पॉइंट? पॉइंट P. सो एट टाइम हम लोग टाइम को फिक्स कर रहे हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, है ना, एट पॉइंट P फॉर मोशन ऑफ द कार रिप्रेजेंटेड इन फिगर 2.1 कैलकुलेशन. राइट,
let us take del t is equal to 2 second centered at t is equal to 4 second, right? Then by the definition of the average velocity, the slope of the line p1 p2 in the figure 2.1 gives the value of average velocity over the interval from 3 second to 5 second. देखिए बोलने का मतलब है कि ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ आप यहां पे देख पा रहे हो, आई थिंक इट इज क्लियर, यू जस्ट फोकस ऑन दिस ग्राफ. इस ग्राफ को आप देखिए अभी. सो वी आर टेकिंग लाइक हम लोग क्या ले रहे हैं यहां पे, दिस इज द टाइम, द एक्स एक्सिस इज द टाइम एंड द वाई एक्सिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, so this is the displacement written in meters. X मतलब displacement in meters. तो this is the actual curve, the blue line that you are actually seeing ना, this is the actual curve. ये अपना actual curve है displacement का with respect to time. यहां पे क्या हो रहा है कि हम लोग अगर टाइम इंटरवल लेते हैं from 3 second to 4 second, है ना, so we want to see that at 3 second what is the displacement. So at 3 second my displacement is given by this point p1, where p1 is going to cut this, that is going to give me the displacement exactly at time t is equal to 3 second. And at time t is equal to 4 second या फिर नहीं 5 second we have taken. So at time t is equal to 5 second the displacement is given by point p2, where p2 will cut this y axis. इसका y axis कोऑर्डिनेट जितना होगा उतना आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड. अभी हम लोग अगर एवरेज वेलोसिटी निकाले तो यहां पे एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वी आर अबाउट टू डिस्कस हियर. हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस कर रहे हैं. एवरेज वेलोसिटी, ऑलवेज रिमेंबर, एवरेज नहीं, आई कैन से दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. एक्चुअल में अगर मैं स्लोप निकालू यहां से, इस लाइन का स्लोप, राइट, यू हैव जॉइंड p1 ओके विथ टाइम इज इक्वल टू t is equal to 3 second, and you have joined p2 at time t is equal to 5 second, like this you see. Now if I try to find out the slope is what? The slope is going to be, I can say that m is nothing but p2 minus p1 by t2 minus t1. p2 minus p1 by t2 माइनस t1 हम बोल सकते हैं इसको सिंपल. सो p2 माइनस p1 इज व्हाट, डेल्टा p, del x, that is the del x. This much is your p2, this much is your p1, so you are taking this, okay, you are taking this the difference, और t2 minus t1 आपका कितना है 5 minus 3. So ultimately this is nothing but del x by del t, and that is your velocity, है ना, that is your velocity. So now इतना तो वेलोसिटी हो गया, हम लोग निकाल दिए वेलोसिटी. अभी हम देखिए, आप देखिए कि ये जो स्लोप निकाल रहा है, ये स्लोप और ये जो एक्चुअल कर्व है, इस कर्व का स्लोप काफी अंतर है इफ यू सी, क्योंकि ये कर्व ऐसे जा रहा है, द एक्चुअल कर्व, एंड द स्लोप इज, यू आर गिवन दिस स्लोप, यू आर टेकिंग दिस स्लोप. हम लोगों को ये वाला स्लोप मिल रहा है, ये वाला लाइन. लेकिन अभी हम लोग अगर डेल्टा टी को छोटा करते हैं, इफ वी मेक द डेल्टा टी टू बी स्मॉल, हम कंटिन्यूअसली अगर डेल्टा टी को क्या करें, छोटा करें, तो क्या होगा, डेल्टा टी, लाइक वी हैव टेकन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, क्योंकि देखिए 5 माइनस 3 इज 2. अब उससे हम लोग और छोटा करें, लाइक 3.5 से 4.5 अगर ले हम लोग, तो Q1 और Q2 के बीच का स्लोप हम लोग निकाल रहे हैं, और छोटा करें तो क्या हो जाएगा, लाइक इफ वी आर टेकिंग इट
इन बिटवीन 3.5 to 4, देन और छोटा हो जाएगा. सो डेल्टा टी इफ यू कीप ऑन डिक्रीजिंग, then what is happening, you see your this slope is coming very close to the real curve. आपका जो एक्चुअल कर्व है वो एक्चुअल कर्व का बहुत नजदीक आ रहा है आपका स्लोप. सो at when like that we approach delta t tending towards 0, that means we approach at a particular point. Suppose here that point is t is equal to 4 second. यहां पे क्या होगा, यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा आपको एट दिस पॉइंट P, है ना. So you see, so exactly this they have explained here. वही explain जो हमने यहां पे explain किया वही explain है. Then by the definition what happens, then by the definition of the average velocity, the slope of the line P1 P2 in the figure 2.1 gives the value of the average velocity over the interval 3 is equal to t is equal to 3 second to t is equal to 5 second, है ना. Okay, now this we have already discussed. Okay, now we decrease the value of the delta t. If we keep on decreasing the value of the delta t from t is equal to 2 second to 1 second, then the line P1 P2 becomes Q1 Q2. अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो P1 P2 से ये लाइन घट के कहां हो जाता है, Q1 Q2. Again further you are decreasing delta t, the slope is becoming very very close to the real graph, है ना. So and its slope gives the value of the average velocity over the interval from 3.5 second to 4.5 second. In the limit delta t tends towards 0, okay, the line P1 P2 becomes tangent to the position time curve at the point P, and the velocity at time t is equal to 4 second is given by the slope of the tangent at that point. Okay, so यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, if I take t is equal to 4 second and I just at that instant I want to find out, हम लोग क्या कर रहे हैं, t is equal to 4 second पे हम लोग निकालने जा रहे हैं कि वेलोसिटी कितना होगा. तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड दैट कर्व इज गिवन बाय द कर्व दैट यू सी हियर एट दिस पॉइंट P, है ना. ओके, and the velocity at t is equal to 4 second is given by the slope of the tangent at that point. It is difficult to show this process graphically. अभी आप समझ ही सकते हो कि कितना डिफिकल्ट है ग्राफिकली हर टाइम ऐसे करके निकालना. But if we use numerical method to obtain the value of the velocity, the meaning of the limiting process becomes clear. लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल मेथड से काफी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, यही बोला गया है. अब हम लोग देखेंगे, देखिए, नाउ फॉर द ग्राफ शोन इन द फिगर 2.1, x is equal to 0.08 t cube. The table 2.1 gives the value of del x by del t calculated for del t equal to 2 second, 1 second, 0.5 second, 0.1 second and 0.01 second centered at t is equal to 4 second. The second and the third columns give the value of, okay, whatever. यहां पे हम लोग इसको पहले देखते हैं और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं. अब ये टेबल को देखिए. पहले आपको एक टेबल दिया गया है, this table. All of you please open your NCERT and see. यहां पे क्या बोला गया है, this is the del t value we are taking. Del t means जो टाइम गैप है, जो टाइम गैप है, that is the del t. Here the del t value in seconds we are taking. So पहले हम लोग मान के चलते हैं कि del t is large, like average velocity निकाल रहे हैं हम लोग. So del t is 2 second, t1 is 3 second, t2 is 5 second. तो हम लोग माप रहे हैं from t is equal to 3 second to t is equal to 5 second and the difference is 2 second. ठीक है,
x1 का इक्वेशन आपको गिवन है 0.01 t क्यूब. सो इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t1 इज इक्वल टू 3 हियर, x आपको मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा 2.16 मीटर, है ना. सिमिलरली इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t2 इज इक्वल टू 5 सेकेंड, आपको यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 10 मीटर. नाउ द डेल एक्स का वैल्यू क्या है, डेल एक्स इज xt2 माइनस xt1. हम लोग यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि डेल एक्स इज व्हाट, डेल एक्स इज xt2 x at t2 माइनस xt1. ये हो गया आपका डेल एक्स. ओके, सो डेल एक्स आपको मिल रहा है कितना, 7.84, एंड डेल एक्स बाई डेल टी आपको कितना मिल रहा है, 3.92. ठीक है ना. डेल टी आपको तो पता ही है 2 है फर्स्ट केस पे. सेकेंड केस के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो यहां पे डेल टी इज 1, t1 इज इक्वल टू 3.5 सेकेंड, t2 इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड, x at t1 is 3.42, x at t2 is 7.29, डेल एक्स आपको मिल रहा है 3.86 एंड डेल एक्स बाई डेल टी आपको मिल रहा है 3.86, है ना. सिमिलरली 0.5 अगर आप दोगे तो आपको कुछ वैल्यू मिलेगा. यहां पे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, ये तो ग्राफ गिवन है, सबको पता है, ठीक है, हम लोग भी पढ़ लिया ग्राफ को, लेकिन एनसीईआरटी से आपको जिस्ट निकालना है, इंपॉर्टेंस निकालना है. तो देखिए, जैसे जैसे मेरा डेल टी छोटा होते जा रहा है, घटते जा रहा है, जैसे जैसे मेरा डेल टी क्या हो रहा है, घट रहा है, मैं क्या देख रहा हूं कि डेल एक्स बाई डेल टी वो एक लिमिटिंग वैल्यू पे आ रहा है. लाइक व्हेन द डेल टी वाज 2, डेल्टा टी वाज 2 सेकेंड, यहां पे डेल एक्स बाई डेल टी वाज 3.92. फिर अब देखिए, जब हमने डेल टी को और थोड़ा सा घटा दिया, 1 सेकेंड ले लिया तो 3.86, डेल टी को 0.5 कर दिया तो 3.845, फिर डेल टी को क्या किया, 0.01 किया, यू सी इट इज 3.8400. सो दिस इज माई लिमिटिंग वैल्यू. और ये हम लोग क्या बोलेंगे, जब डेल टी टेंड्स टूवर्ड्स 0, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि डेल एक्स बाई डेल टी इज गिविंग अस द इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी वैल्यू. तो आई कैन से दैट माई इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी हियर इज 3.84. ओके, ओके, सो यही यहां पे जो हमने पढ़ाया आपको वही पूरा एक्सप्लेनेशन है. ओके, ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया. अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राइट. एग्जाम्पल 2.1, व्हाट इट इज सेइंग, राइट, इट इज सेइंग, आपको दिखाई दे रहा होगा. ओके, एग्जाम्पल 2.1, the position of an object moving along x-axis is given by x is equal to a plus bt square, where a is equal to 8.5 meter, b is equal to 2.5 meter per second, and t is measured in seconds. Okay, t is measured in seconds. ठीक है. What is its velocity at time t is equal to 0, at time t is equal to 2 second, and what is the average velocity between t is equal to 2 second to t is equal to 4 second. ठीक है. देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपको ऐसे सवाल जब आपको मिलेगा कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 0 सेकेंड एंड t is equal to 2 सेकेंड, इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है सवाल में. क्योंकि देखिए यहां पे कोई टाइम गैप नहीं दिया गया है कि फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम व्हाट इज द वेलोसिटी, जो कि मेरा सेकेंड पार्ट में दिया गया है. फ्रॉम t is equal to 2 second to t is equal to 4 second, what is the average velocity? So in the second part they are asking you about the average velocity, but in the first part आपसे इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पूछ रहे हैं. तो आपका जो है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन गिवन है x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर. ओके, सो
एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलेगा? आपका डिस्प्लेसमेंट का जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वेशन गिवन है, आप क्या करोगे? यू आर गोइंग टू सिंपली डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो dx dt यहां पे क्या आएगा? a प्लस, सॉरी a तो हट जाएगा, dx dt इज इक्वल टू 2bt, है ना. सो अब देखिए यही किया है ये लोगों ने. v इज इक्वल टू dx dt विच इज इक्वल टू ddt ऑफ a प्लस bt स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2bt, है ना. अब b का वैल्यू तो गिवन है आपको 2.5, सो 2 इंटू 2.5 इंटू टी, सो दैट इज यू आर गेटिंग 5t, t ऐसे ही रहेगा मीटर पर सेकेंड. सो एट t इज इक्वल टू 0 योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गोइंग टू बी लाइक, यहां पे आप 0 पुट करोगे अगर, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, है ना. एंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आपको 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, और ऐसे ही आया. ठीक है. और एवरेज वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे? ये जो टोटल है गिवन है, पुट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हियर. ओके, सो इस टाइम के जगह पे आप 4 पुट करो, लाइक a प्लस b इंटू 4 स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी x एट टाइम t इज इक्वल टू 4, एंड x एट टाइम t इज इक्वल टू 2 इज गोइंग टू बी a प्लस b इंटू 2 स्क्वायर, राइट. ऐसे करके डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल 4 माइनस 2, ओके, डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. तो ऐसे अगर आप करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस. ओके, सो a plus 16b minus a minus 4b by 2, that is going to give you what? 6 into b, और b का वैल्यू आपके पास गिवन है. b का वैल्यू कितना है? 2.5. सो 6 into 2.5 that is going to give you 15 मीटर पर सेकेंड. देखिए अब हम लोग आते हैं. नोट दैट फॉर यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज द सेम एज द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंसेस. yes, this is a very very important line. Please note that for uniform motion velocity is the same as the average velocity at all instances. कोई भी इंस्टेंस आप पकड़ लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? जो आपका वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू बी द एवरेज वेलोसिटी एट ऑल इंस्टेंसेस. इंस्टेंटेनियस स्पीड और सिंपली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, है ना. फॉर एग्जाम्पल a velocity of 24 meter per second and a velocity of minus 24 meter per second both have an associated speed of 24 meter per second. It should be noted that though average speed over a finite interval of time is greater or equal to the magnitude of the average velocity, the instantaneous speed at an instant is equal to the magnitude of the instantaneous velocity at that instance. Okay, यहां पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक ये जो पॉइंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वांट यू टू हाईलाइट दिस. प्लीज हाईलाइट कीजिए, हम लोग समझते हैं. देखिए अगर मैं वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा हूं तो वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. तो वेलोसिटी के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो we can say that velocity is plus 24 meter per second, या फिर we can also say that the velocity is minus 24 meter per second. लेकिन in both the cases the speed is going to be just 24 meter per second, क्योंकि speed क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी है, speed का कोई डायरेक्शन नहीं होता. और कोई भी एक इंस्टेंट पे velocity can be equal to your speed or can be less than speed, लेकिन कभी भी आपका जो velocity है वो कभी आपका स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकता. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिए प्लीज कि वेलोसिटी, यू कैन से दिस, ओके, एट एनी पर्टिकुलर टाइम at any particular time your velocity can be either less than or equal to your speed, but can never be
ग्रेटर देन स्पीड। देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, पॉइंट ए से आपका एक बॉडी मूव किया टू पॉइंट बी, है ना, and then the body has again traveled back to point A. Okay, so the body first moved from point A to point B and then back to point A. So what is going to my velocity here? If I am calculating the velocity, आपका velocity यहाँ पे zero हो जाएगा, क्योंकि thus displacement is zero, starting point and ending point is the same, लेकिन आपका speed यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। Speed is total distance traveled by the total time taken. सो स्पीड आपका यहां पे पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी आपका क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गया। सो दैट इज द पॉइंट एंड दैट इज व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड हियर, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप पॉइंट करिए। ओके, right, now we are talking about the acceleration. क्या है acceleration? The velocity of an object in general changes during its course of motion. How to describe this change? कैसे हम लोग इस change को, velocity जैसे कि displacement change होता है ना, वैसे ही हम लोगों का during the course of motion the velocity also changes. तो उसको the rate of change of velocity, like we said ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस रेट पे चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज गोइंग टू गिव अस द एक्सेलरेशन। ओके, शुड इट बी डिस्क्राइब्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस और विथ टाइम। देखिए ये सवाल था पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट द साइंटिस्ट फेस्ड, like I said that acceleration is now the rate of change of velocity with time. अभी पता है हम लोगों को कि acceleration is nothing but the rate of change of velocity with time, लेकिन पहले तो वो लोग, गैलीलियो के टाइम पे ये पता नहीं था, है ना। जब गैलीलियो साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो नहीं जानते थे, और उनके टाइम पे कोई भी नहीं जानता था कि what is acceleration. So they actually they wanted to find out that whether acceleration is rate of change of velocity with time or it is rate of change of velocity with distance, right? So this was the problem even in Galileo's time. It was first thought that this change could be described by the rate of change of velocity with distance. तो उन लोगों ने पहले सोचा कि इसको ऐसा होगा कि acceleration is nothing but the rate of change of velocity with distance. Okay, but through his studies of motion of freely falling objects and motion of objects on an inclined plane, Galileo concluded that the rate of change of velocity with time is a constant of motion for all the objects in free fall. है ना। तो गैलीलियो साहब ने क्या किया, इसके मतलब when he was confused, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कंफ्यूज होते हैं किसी भी चीज के ऊपर, वी जस्ट क्लोज द बुक, हम लोग पढ़ना बंद कर देते हैं और उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। इसीलिए हम लोग हैं और वो गैलीलियो थे। तो गैलीलियो साहब ने क्या किया, और भी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगा उस चीज के ऊपर। तो विथ एक्सपेरिमेंट ही फाउंड दैट ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस ये कांस्टेंट नहीं है, बट फॉर एनी ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब क्या है, जैसे कि इफ आई टेक दिस पेन and if I throw it like I am just ऐसे, so I am just leaving this pen from here, तो ये पेन क्या करेगा, यहां पे फ्री फॉल शो करेगा, इट इज गोइंग टू फॉल अंडर ग्रेविटी, दैट इज फ्री फॉल। तो गैलीलियो साहब ने थ्रू एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने देखा कि जब फ्री फॉल होते हैं कोई भी चीज, तो वो क्या करते हैं, एक्सीलरेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, विच वी कैन से दैट डेल वी बाई डेल टी, दैट इज बेसिकली कांस्टेंट, इसका रेट कांस्टेंट है। तो इसीलिए एक्सीलरेशन को बोला गया है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ओके, so this led to the concept of acceleration as the rate of change of velocity with time. You please underline this.
rate of change of velocity with time. The average acceleration a over a time interval is defined as the change of velocity divided by the time interval. So average acceleration को हम लोग लिख सकते हैं v2 minus v1 by t2 minus t1 और del v by del t, that is the average acceleration. Okay, so where v2 and v1 are the instantaneous velocities or simply velocities at time t2 and t1. It is the average change of velocity per unit time. The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. होगा ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि देखिए ऊपर आपका वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, नीचे भी आपका टाइम है, सो सेकेंड है, सो इट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. On a plot of velocity versus time, the average acceleration is the slope of the straight line connecting the points corresponding to v2 t2 and v1 t1. इसको देखते हैं. देखिए मैंने अगर एक ग्राफ प्लॉट किया ऐसे करके, एंड ये मेरा वेलोसिटी है, दिस इज माय वेलोसिटी एंड दिस इज माय टाइम. द y axis, so x axis is my time. So at if any particular point, if the graph is like this, that means you see यहां पे मेरा वेलोसिटी कितना है v1 और यहां पे मेरा टाइम कितना है t1, है ना. इस पॉइंट पे मेरा वेलोसिटी कितना है, आई कैन से दैट एट दिस पॉइंट माई वेलोसिटी इज v2 और मेरा टाइम कितना है इस पॉइंट पे, माई टाइम इज बेसिकली t2, है ना. सो यू सी द I can say that acceleration is what? Acceleration is nothing but v2 minus v1 by t2 minus t1. हम लोग बोल सकते हैं acceleration v2 minus v1 by t2 minus t1. ओके, और ये v2 minus v1 क्या है आपका? If you see this triangle, look at this triangle. This is your v2 minus v1. This much. Okay, so this much is your v2 minus v1. And this is your t2 minus t1. Okay, so it is perpendicular by base, and perpendicular by base का मतलब क्या है? It is basically your acceleration. So this is nothing but the slope. This is the slope, है ना, यही है आपका slope, slope of this curve. ठीक है. सो यू सी, वैसे जैसे कि हम लोग वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किए थे, एक्सीलरेशन को भी हम लोग सेम तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. एंड वी कैन से द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ओके, एंड ए इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टुवर्ड्स 0 del v by del t which is equal to dv dt. The acceleration at an instance is the slope of the tangent to the vt curve at that instance. ठीक है, तो ये हम लोग देख लिया. Since velocity is a quantity having both magnitude and direction, a change in velocity may involve either or both of these factors. देखिए हम लोग पढ़ ही चुके हैं ये कि velocity is a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या फिर दिशा भी रहेगा. एंड द चेंज इन वेलोसिटी मे इन्वॉल्व ईदर और बोथ ऑफ दिस फैक्टर्स. मतलब अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बोलेंगे, अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो गया किसी भी वेलोसिटी का, उसको भी हम लोग चेंज इन वेलोसिटी ही मानेंगे. Acceleration therefore may result from a change in speed which is nothing but the magnitude and a change in direction or changes in both. तो देखिए जब velocity change हो रहा है तो acceleration क्या है? Acceleration is nothing but the rate of change of velocity. तो अगर velocity change हो रहा है तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि acceleration हो रहा है. अब वेलोसिटी किस किस के कारण चेंज होगा? वेलोसिटी एक तो है कि वेलोसिटी का खुद का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है. सेकेंड इज वेलोसिटीज डायरेक्शन कैन चेंज. थर्ड इज वेलोसिटी कैन चेंज बिकॉज ऑफ बोथ द चेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो एक्सीलरेशन भी ये तीन कारण, ये इन्हीं तीन कारण के ऊपर एक्सीलरेशन भी चेंज होगा. एक्सीलरेशन कैन चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नीट्यूड, एक्सीलरेशन कैन चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन, and acceleration can also change because of the change in both.
magnitude and direction. Like velocity, acceleration can also be positive. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, या एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है. Position time graphs for motion with positive, negative and zero acceleration are shown in figure 2.4 A, B and C respectively. ठीक है, हम लोग देखते हैं. देखिए, these are the position time graphs that are basically shown to you. You see. तो ये मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ है. अब यहां पे देखिए कि अगर हम लोग देखें यहां पे, दिस पोजीशन टाइम ग्राफ इज बेसिकली कार्विंग अपवर्ड एंड यहां पे लिखा गया है पॉजिटिव एक्सीलरेशन. तो व्हाई इट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन? इफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इज लाइक दिस इज नॉट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ. सी, पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे या फिर स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा. सो द स्लोप, यू सी, इफ आई ट्राई टू टॉक अबाउट द स्लोप एट दिस पॉइंट, सी हाउ इट इज. If I try to talk about the slope at this point, see how it is. If I try to talk about the slope at this point, see how it is. So these slopes at these three different points, यहां पे, यहां पे, यहां पे, आपको क्या दिया? देखिए थोड़ा सा, आपको क्या मिला इन स्लोप से? इन स्लोप से आपको वेलोसिटी मिला, है ना? You get the velocity at this point, you get the velocity at this point and you get the velocity at this point. So if you see that at lower time, when my time was less, the velocity was negative. फिर slowly the velocity became zero and then the velocity became positive with more time. So that means the velocity is increasing. और velocity कब increase करते हैं? जब मेरा acceleration positive होता है. So इसीलिए this is basically positive A. अगर मेरा आपका जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नेगेटिव, लाइक इज कार्विंग डाउनवर्ड, तो यहां पे देखिए आप वेलोसिटी निकालिए पहले. दिस इज माय वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दिस इज माय वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, दिस इज माय वेलोसिटी एट दिस पॉइंट. अब ये देखिए, ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये वेलोसिटी जीरो है, ये वेलोसिटी नेगेटिव है. मतलब फ्रॉम द नेगेटिव जीरो, सॉरी, पॉजिटिव जीरो नेगेटिव, सो दैट मस्ट बी नेगेटिव एक्सीलरेशन. ओके, और यहां पे मेरा पोजीशन टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब है कि dx dt जो है वो वैल्यू एक कांस्टेंट है. सो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि dx dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? सो dx dt इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन जीरो है. Okay, so we have learnt that the acceleration we have talked about, है ना? We have talked about the acceleration. Now acceleration यहाँ पे we have seen that here the acceleration is positive, we have seen that here the acceleration is negative and we have seen that here the acceleration is zero. कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है हमने देखा, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है हमने देखा, और कहां पे एक्सीलरेशन एग्जैक्टली जीरो हो रहा है ये भी हमने देखा. अब आपके सामने 3 ग्राफ्स आर गिवन, नहीं 4 ग्राफ्स आर गिवन टू यू. 4 ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने. एक आपका हो गया दिस वन, अनदर इज दिस वन एंड दिस वन, ए बी सी डी. अगर आप देखें ग्राफ ए को, अगर आप देखोगे तो ये सब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ना? तो इन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि यहां पे हमारा जो है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, है ना? एंड इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो हियर आवर एक्सीलरेशन इज बेसिकली पॉजिटिव बिकॉज द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम. तो हमारा एक्सीलरेशन जो है ये यहां पे पॉजिटिव है. यहां पे आप लोग बोल सकते हो, यू सी दिस ग्राफ, द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या था आपका? v0 था, फाइनल वेलोसिटी v, एंड द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन योर इनिशियल वेलोसिटी. तो यहां पे आपका जो एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है. हालांकि मेरा मोशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है,
लेकिन मेरा जो है बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी इज डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। यहां पे क्या है, यहां पे आपका जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव डायरेक्शन पे बढ़ रहा है। सो द एक्सीलरेशन हियर इज माइनस, मींस इट इज इन द, इट इज द मैग्नीट्यूड इज मोर बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, एंड यहां पे आपका जो है अप टू टाइम t1 द वेलोसिटी has basically decreased, and after that it is increasing. After time t1 to t2 it is basically increasing but in the negative direction or in the other direction, है ना। सो इतना तो क्लियर हो गया, हम लोग ने देख लिए। अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, और वो क्या है, दैट इज यू सी फ्रॉम हियर। इस ग्राफ को अगर आप देखोगे, दैट इज नथिंग बट फिगर 2.4 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो ये है हमारा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है, दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, द एरिया कवर्ड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देते हैं। So the displacement, you can write, very important, the displacement is nothing but it is the area under the velocity time graph. So please write displacement, आप लिख सकते हो displacement is equal to area under velocity time graph। तो अगर मैं आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है, एंड योर वेलोसिटी इज बेसिकली इंक्रीजिंग लाइक दिस विथ टाइम। सो दिस इज टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज टाइम, यू कैन से दिस इज टाइम t इज इक्वल टू t, है ना, t इज इक्वल टू t। सो द एरिया, टोटल एरिया कवर्ड बाय दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ is going to give you the displacement. Always remember. Okay? Okay. ये तो हो गया. So you see from here, okay, the VT curve, that is the velocity time curve, is a straight line parallel to the time axis. ये straight line होने का मतलब क्या है? The velocity is not changing with respect to time. Velocity constant है with respect to time. And the area under it between t is equal to 0 and t is equal to t is the area of the rectangle of height h is equal to u and the base t. इसका बेस कितना है? t है, और इसका हाइट कितना है? u है. Therefore area is nothing but u into t, okay, which is the displacement in this time interval, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. यही होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, राइट. हाउ कम दिस केस एन एरिया इज इक्वल टू द डिस्टेंस? आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. देखिए यहां पे अगर बोला गया है कि इन दिस केस इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो मोशन में था, वो उस ऑब्जेक्ट ने अपना दिशा को चेंज नहीं किया, है ना. इसीलिए वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड. ठीक है ना. नोट the dimensions of quantities on the two coordinate axes and you will arrive at the answer. ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं. अच्छा, अभी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे या फिर एक कॉन्सेप्ट यहां पे आने वाले हैं, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट. यहां पे क्या बोला गया है? देखिए कि नोट दैट द xt, vt
and AT. XT means the displacement time graph, VT velocity time graph, and AT graphs shown in several figures in this chapter, they have sharp kinks at some points, implying that the functions are not differentiable at these points. जहां पे अचानक सा कोई शार्प किंग्स आने वाले हैं, हम व्हाट आर किंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन द फंक्शंस विल बी डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स एंड द ग्राफ्स विल बी स्मूथ. वैसे तो कोई भी रियलिस्टिक सिचुएशन के लिए क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी स्मूथ. ओके, देखिए एक्चुअली में ये लोग क्या बोलना, हम लोग एनसीईआरटी में क्या बोला गया है और व्हाट दे वांट टू एक्चुअली टेल यू इज, say for example, if I am saying that, so I have a velocity time graph like this. This is my velocity and this is the time. Okay, so I have the velocity time graph and okay, the graph was smooth only. I can say कि ऐसा रहा है मेरा velocity time graph. अचानक सा it went something like this. तो these points we will say as the kinks. You see the points where there are sudden changes, जहां पे अचानक कोई चेंज आता है, उन पॉइंट्स को हम लोग किंग्स बोलेंगे. ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर एट द किंग्स द फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल. मतलब हम लोग इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उस पॉइंट पे. सो लाइक if we are not differentiating, if we are not able to differentiate at that point, what it means is that कि dvdt हम लोग निकाल नहीं पाएंगे. ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और इसका dvdt उस पॉइंट पे हम लोग निकाल नहीं पाएंगे. dvdt हम लोग अगर निकाल नहीं पाए मतलब हम लोग एक्सीलरेशन उस पॉइंट पे अनडिफाइंड है. नाउ व्हाई दिस हैपेंस, फिजिकली इसका मीनिंग क्या है? फिजिकली इसका एक ही मीनिंग है. देखिए, कोई भी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा तो टाइम देना पड़ेगा. यू कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी विदाउट कंसीडरिंग द टाइम. मान लीजिए आप सीधी डायरेक्शन पे जा रहे हो, आप ईस्ट डायरेक्शन पे जा रहे हो. सपोज दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन एंड यू आर आस्क्ड, आप ईस्ट से नॉर्थ मुड़िए, आप मुड़ जाइए ईस्ट से नॉर्थ, और आपको एक सेकेंड का भी टाइम नहीं दिया जाएगा. एक सेकेंड तो हटा दीजिए, आपको 0.0001 सेकेंड का भी टाइम नहीं दिया जाएगा. लेकिन आपको टर्न करना है, आपको कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, लेकिन आपको टर्न करना है. क्या पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है बताओ? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है और आपको बोला जा रहा है कि आपको डायरेक्शन चेंज करना है. सिमिलरली आपने ड्राइव कर रहे हो और आप 50 के स्पीड से ड्राइव कर रहे हो. अगर आपको बोला जाए कि आप अभी 50 से तुरंत आप 100 के स्पीड पे गाड़ी को भगाओ, लेकिन आपको टाइम नहीं दिया जाएगा. ठीक है, तुरंत आप 100 से 100 कर दो और यू विल नॉट बी गिवन द टाइम. पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है. तो वही चीज है, बस और कुछ नहीं. ठीक है ना? सो सी व्हाट दे आर सेइंग. नोट दैट इन द xt, vt and at graphs shown in several figures in this chapter have sharp kinks at some points, implying that the functions are not differentiable at these points. ठीक है, उन पॉइंट्स पे हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है. इन एनी रियलिस्टिक सिचुएशन the functions will be differentiable at all points and the graphs will be smooth. Okay, what अभी इसका मीनिंग इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा ठीक से. What this physically means is that acceleration and velocity cannot change values abruptly at an instant. Changes are always continuous. इसका मतलब क्या है? चेंज के लिए थोड़ा सा टाइम का जरूरत है. आप अगर टाइम नहीं दोगे तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होने वाला, एक्सीलरेशन भी चेंज नहीं होने वाला, है ना? तो यही इसका मतलब है. अच्छा, अभी हम लोग आते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस के ऊपर. बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस होते हैं काइनेमेटिक्स के, और ये 3 इक्वेशंस हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. यहां पे देखिए, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन. फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन वी कैन डिराइव some simple equations that relate displacement x
time t, initial velocity v naught, final velocity v, and acceleration a. So these are the things which we will be basically relating, है ना. हम लोग relate करेंगे displacement x time t, initial velocity v naught, final velocity v, and acceleration a. Equation 2.4 already obtained gives the relationship between final and initial velocities v and v naught, ठीक है, of an object moving with uniform acceleration. तो मेरे पास पहला इक्वेशन क्या है, v is equal to v naught plus at. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, है ना. v is equal to v naught plus at, where v is your final velocity, v naught is your आपका क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a is your acceleration and t is the time. This relationship is graphically represented. इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है, हम लोग ग्राफ भी देखेंगे. The area under this curve is basically the area under this curve, ये क्या है, velocity versus time. तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व आपको क्या देगा, आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना. तो यही बोला गया है, दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड एंड द एरिया अंडर दिस कर्व दे हैव बेसिकली फाइंड इट आउट. सी, यहां से अगर आप देखोगे कि यहां पे एक ग्राफ गिवन है आपका, यू लुक एट दिस ग्राफ, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, इसको देखिएगा आप ठीक से. तो लाइक माई इनिशियल वेलोसिटी वाज एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये मेरा टाइम है, टाइम एक्सिस है. सो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मेरा इनिशियल वेलोसिटी वाज v0 या फिर v नॉट. v नॉट से मेरा वेलोसिटी हो गया v, ये मेरा v है. सो v नॉट से मेरा वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया, v हो गया, है ना. एंड द टाइम टेकन इज t, t इज द टाइम टेकन. तब the area under this curve is going to give me the displacement, total displacement, हमें पता है. तो एरिया कैसे आप निकालोगे, देखिए ये जो टोटल कर्व है इसको हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं. एक हिस्से हो जाएगा अपना जो ट्रायंगल है, that is the triangle ACB, that is going to be one part. Another part is going to be this rectangle which is AODC, आपको दिखाई दे रहा है, एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है. तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है उसको अगर मैं ट्रायंगल के एरिया के साथ ऐड करूंगा तो मेरा टोटल जो एरिया आएगा वही मेरा क्या होगा, वही अपना डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना. तो दैट इज गोइंग टू बी v नॉट इंटू टी. द v नॉट इंटू टी और v0 इंटू टी इज गोइंग टू गिव यू दिस एरिया. ये एरिया आपको मिलेगा v0 इंटू टी से, है ना. एंड दिस एरिया you will get the area of the triangle is going to be half into base into height. So half into the base is t and height is, you see, अगर ये टोटल BD अगर मेरा V है और OA अगर मेरा V0 है तो BC कितना हो जाएगा, V माइनस V0, है ना. सो दिस इज V माइनस V0. बस यही किए हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया. तो एनसीईआरटी में आपका यही गिवन है कि देखिए ये जो x है, दिस x इज नथिंग बट दिस x इज इक्वल टू हाफ इंटू v माइनस V0 इंटू टी प्लस V0 इंटू टी. सो अब देखिए ये जो है ये फर्स्ट इक्वेशन से हमें आया है ना, v इज इक्वल टू V0 प्लस AT. सो v माइनस V0 हम लोग बोल सकते हैं AT, राइट. सो you put in case of v minus v0 you just put at, आप at पुट करिए तो आपको मिलेगा x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर प्लस v0 इंटू टी. तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर. और हम लोग कभी कभार इसको ऐसे भी बोलते हैं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे भी बोला जाता है. s is equal to ut plus half at square, where u is the initial velocity, acceleration is a and t is the time. Okay? देखिए ये एक दूसरा तरीका निकालने का बस है. अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो आप एवरेज वेलोसिटी को बोल सकते हो कि फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2, है ना. सो v प्लस v0 बाई 2 ये आपको देगा आपका एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम is going to give you the displacement x. okay, so यहां पे बोला गया है और बस वही है. now
वी कम टू द थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट हम लोग बोल सकते हैं v प्लस वी जीरो बाई टू इनटू टाइम को हम लोग बोल सकते हैं v माइनस वी जीरो बाई ए। कैसे बोल सकते हैं ये हम लोग ने बोला फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। अगर v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी है तो अब सोचिए t को हम लोग क्या बोल सकते हैं v माइनस वी जीरो बाई ए, बस वही बोला है यहां पे। ओके, सो x इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी इज v प्लस वी जीरो बाई टू प्लस टाइम इज v माइनस वी जीरो बाई ए, है ना। तो यहां पे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया, सो इट इज v square minus v0 square by 2a. So ultimately what you are getting is v square is equal to v0 square plus 2ax. This is your third equation of motion. ये आपका third equation of motion है ना। So आपके पास तीनों equations of motion अभी मौजूद है, and these are your important equations of motions. डेरिवेशन भी याद रखिएगा, लेकिन मोर देन द डेरिवेशन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द टू रिमेंबर दिस थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस, लाइक v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। ओके ओके, सो यहां पे हम लोग सीधा चले जाते हैं, और यहां पे एक चीज गिवन है, आप देख सकते हो कि अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट आपने मान लिया कि मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो यू कैन स्टार्टिंग पॉइंट अगर आपका जीरो है तो यू कैन यूज लाइक वी जीरो इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, तब आप एक्स यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट जीरो नहीं है, लाइक एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, आप जीरो पे नहीं थे, इनिशियली कोई एक पॉइंट पे थे, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, वहां वेयर वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स जीरो, वेयर दिस एक्स जीरो इज नथिंग बट योर इनिशियल पॉइंट। यहां पे हम लिख देते हैं द एक्स जीरो इज व्हाट योर इनिशियल पॉइंट। एक्स जीरो इज योर इनिशियल पॉइंट, है ना। सो यहां पे हम लोग तो ग्राफिकली डेरिवेशन देख लिया, अब कैलकुलस यूज करके, कैलकुलस मेथड यूज करके भी हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। सो दैट डेरिवेशन इज बेसिकली गिवन टू यू, राइट, कि बाय डेफिनेशन यू सी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग dv/dt बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब dv को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a dt, बस यू आर मल्टीप्लाइंग एक्सीलरेशन विद dt। नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग इट, यू इंटीग्रेट, आप अगर इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करके v0 से v तक dv को इंटीग्रेट कर रहे हो आप, और a dt को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, मतलब आप dt को इंटीग्रेट कर रहे हो जीरो टू टी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा, v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू ए टी, ये मिलेगा, मतलब v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, एंड दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, यू हैव गॉट योर फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। अब फर्दर अब देखिए क्या किया गया है, ओके, सो v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। नाउ v इज इक्वल टू dx dt, हम लोग वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, सो एग्जैक्टली दैट, सो dx इज इक्वल टू v dt। ओके, नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम x0 टू x, यू आर इंटीग्रेटिंग, है ना, एंड v dt यू आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू t। आप अगर इंटीग्रेट करते हो इसको, तो आपको क्या मिलेगा, यहां से देखिए आपको यहां से मिलेगा, सो यू इंटीग्रेट इट एंड यू विल गेट अल्टीमेटली x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दैट इज नथिंग बट दिस x माइनस एक्स जीरो इज नथिंग बट s, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपको मिल गया। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन भी आपको मिलेगा इसी तरीके से। ओके,
ओके, नाउ यू सी, यू लुक एट दिस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम गिवन है आपका, सो इस प्रॉब्लम को आप थोड़ा सा देखिए। यू लुक एट दिस प्रॉब्लम, आई वॉन्ट यू टू रीड इट। ठीक है, यहां पे क्या बोला गया है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड से कोई भी एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उसके टॉप से ऐसे करके थ्रो किया गया है, राइट। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो जो बिल्डिंग का हाइट है उसके ऊपर खड़ा होकर आपने बॉल को थ्रो किया। सो द हाइट इज बेसिकली 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितना हाइट तक जाएगी? एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? कितना समय के बाद बॉल इज गोइंग टू रीच द ग्राउंड? ओके, सो इज गोइंग टू फॉल बैक। और जी का वैल्यू क्या गिवन है आपका? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, तो इसको आप बेसिकली दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप पहले आप 25 मीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, और 25 मीटर को अगर आपने नेग्लेक्ट किया तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लाइक सी, यहां पे हम लोग ओके, इट इज आई थिंक, एक मिनट, देखिए ये जो 25 है इसको पहले हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम लोग सोच सकते हैं कि ओके यहां से बॉल को फेंका गया है ऊपर, ओके ऊपर फेंका गया है। अब ये यहां पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी था जो कि आपके पास गिवन है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। जब बॉल एकदम हाइट पे आ जाएगा ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, देन द फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है तो आप इजीली यहां से यहां तक उठने का टाइम आप निकल सकते हो। और जी का वैल्यू, जी वैल्यू इज गिवन टू यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट इट इज माइनस, क्योंकि देखिए आपका जी जो है नीचे। सो इफ द बॉल इज गोइंग अपवर्ड, द जी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डिरेक्शन, दैट इज वाई इट इज बेसिकली -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी आप v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2g, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, उस इक्वेशन को यूज करके, लाइक v इज गोइंग टू बी 0 इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, उस इक्वेशन को यूज करके आप टाइम निकल सकते हो कि कितने टाइम तक बॉल इज रीचिंग द पॉइंट बी। दैट पार्ट यू कैन इजीली फाइंड आउट। वहां से आप निकल सकते हो कि ओके व्हाट इज द टाइम, सी व्हाट इज द टाइम इट इज गोइंग टू टेक टू रीच द पॉइंट सी, राइट। सो यहां पे first method they have given, like in the first method we split the path into two parts. The upward motion, एक तो upward motion मतलब A to B, okay, upward motion A to B, and the downward motion B to C move करने में, that is the, we have broken it into two parts and calculate the corresponding time taken T1 and T2. Since the velocity at B is 0, we have जो कि मैंने बोला, देखिए 0 इज इक्वल टू 20 माइनस 10t, सो t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहां से यहां जाने में 2 सेकेंड टाइम लगा है। ओके, सो दिस इज द टाइम इन गोइंग फ्रॉम A टू B. फ्रॉम B or the point of the maximum height, the ball falls freely under the acceleration due to gravity. The ball is moving in negative y direction, so we use y is equal to y0 plus v0t plus half at square. y0 कितना है मेरा? y0 है मेरा टोटल डिस्टेंस विच इज 45 मीटर, है ना। सो y0 इज माई 45 मीटर, y इज इक्वल टू 0, v0 इज 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसको आप पुट करोगे, यू विल गेट द t2 वैल्यू टू बी 3 सेकेंड, है ना। सो ऊपर उठने में 2 सेकेंड, पूरा नीचे आने में 3 सेकेंड, टोटल टाइम इज गोइंग टू बी 2 + 3 5 सेकेंड है। सो ऐसे करके आप निकल सकते हो। और एक सेकेंड मेथड भी गिवन है जो भी आप निकल सकते हो, राइट।
So this method you have understood. Now free fall, discuss the motion of an object under free fall and neglect the air resistance. तो अभी हम लोग फ्री फॉल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे. फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी एक बॉडी को अगर मैं वैसे ही हवा पे छोड़ देती हूं, अगर आप हवा पे छोड़ देते हो कोई भी एक बॉडी को, तो उसको फ्री फॉल माना जाता है. फ्री फॉल का मतलब है बस ग्रेविटी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी के अलावा और कोई भी फोर्स उस बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है ना. सो द बॉडी इज एंटायरली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी नथिंग एल्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. इसको फ्री फॉल बोला जाता है. सो an object released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of the force of gravity. ठीक है. The magnitude of acceleration due to gravity is represented by g. तो हम लोग gravity, the magnitude of the acceleration due to gravity हम लोग क्या बोलेंगे? We will call it g. हम लोग उसको g बोलते हैं. Okay, we call it g. If air resistance is neglected, हम लोग air resistance को अगर neglect कर रहे हैं, the object is said to be in free fall. Okay, if the height through which the object falls is small compared to the earth's radius, g can be taken to be constant equal to 9.8 meter per second square. Most of the case हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग g को constant ही ले लेते हैं, which is 9.8 meter per second square. Free fall is thus a case of motion with uniform acceleration. Free fall क्या हो गया फिर? Free fall is a case of motion under uniform acceleration, क्योंकि आपका जो acceleration है g का वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रहा है. We assume that the motion is in y direction, more correctly in negative y direction, क्योंकि वो पड़ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो नेगेटिव y डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं. तो नेगेटिव y because we chose upward direction as positive. Okay, since the acceleration due to gravity is always downward, it is in the negative direction and we have, हम लोग बोलते हैं कि g का वैल्यू कितना है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहां से आप देखिए, हम आसानी से यहां से बोल सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा के हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि v इज इक्वल टू, v मतलब कि फाइनल वेलोसिटी. जब आप कोई भी पार्टिकल को ऊपर से छोड़ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है. विथ टाइम द पार्टिकल इज गेनिंग इट्स वेलोसिटी, है ना. समय के साथ साथ वो पार्टिकल ने क्या कर रहा है? वो पार्टिकल जो है अपना वेलोसिटी को इंक्रीज करते जा रहा है क्योंकि इट इज अंडर एक्सीलरेशन. सो इट विथ टाइम द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग. ओके, सो v इज इक्वल टू 0 माइनस gt, वेयर g का वैल्यू कितना है? 9.8. we can say it is nothing but minus 9.8 into t. Okay, so y is equal to, like y is equal to 0 minus half gt square. So it is equal to, it is like s is equal to ut minus half gt square. So half gt square, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इसीलिए आपका ये जीरो हो गया, है ना. So y is equal to 0 minus half gt square. So that is going to come like minus 4.9 into t square, and v square is equal to 0 minus 2 gy. Okay, so that is going to be like this. These equations give the velocity and the distance traveled as a function of time, and also a variation of the velocity with distance. The variation of the acceleration, velocity and distance with time have been plotted. देखिए यहां पे जो ग्राफ आप देख रहे हो, ये है हमारा एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का कर्व. तो अगर एक कोई भी बॉडी फ्री फॉल में है तो उसका एक्सीलरेशन कितना है? उसका एक्सीलरेशन है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर कुछ समय हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं. लेकिन वो तो बढ़ता नहीं है ना, बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है, वो तो कांस्टेंट है. अरे बताओ वो कांस्टेंट है कि नहीं? तो अगर वो कांस्टेंट है तो विथ टाइम द एक्सीलरेशन इज नॉट चेंजिंग ना. सो सी यहां पे क्या है कि टाइम के साथ साथ, टाइम भले ही चेंज कर रहे हैं लेकिन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट विच इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके,
सिमिलरली हम लोग इस ग्राफ को अगर देखें, तो इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व फॉर ए फ्री फॉल। लाइक कोई भी अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसका जो वेलोसिटी है वो विथ टाइम इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ता चला जाएगा टाइम के साथ साथ, क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है भाई। एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, dv by dt, and dv dt is what, rate of change of velocity with time. So acceleration is going to increase the velocity. तो देखिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहां पे dv dt कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है इसका स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। स्लोप इज कांस्टेंट हियर एंड स्लोप इज इक्वल टू माइनस जी, which is constant, मतलब I can say slope is equal to minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आप बोल सकते हो यहां से। फिर क्या हो गया हमारा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और देखिए विथ टाइम द डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो लाइक इंक्रीजिंग, है ना। दिस यू विल गेट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। So the equation for the displacement and time is basically s is equal to initial velocity तो आपका 0 है, so s is equal to half g t square, so half g t square, so s is equal to, और g आपका नेगेटिव है तो हम बोल सकते हैं s is equal to माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, s is equal to माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये कैसा इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गोइंग टू बी अ डाउनवर्ड पैराबोला। आप देख रहे हो ना, ये एक डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, इट इज कमिंग लाइक दिस, है ना। सो अभी हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास पॉइंट है, जो कि है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। अब गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या बोलते हैं, देखिए यहां पे एक फॉर्मूला आता है Sn, एंड Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू n माइनस 1। अब इसका मीनिंग क्या है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। Sn is nothing but the displacement in the n second. Like if I am talking about the displacement in the first second में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फ्री फॉल के मामले में आप u को 0 मान सकते हो। So you can say that s1 is equal to how much, this is going to be g by 2, है ना, g by 2, यहां पे 1 पुट करोगे, so this is going to be 2 minus 1 which is 1। s2 को हम क्या बोल सकते हैं, c a by 2 मतलब g by 2, और यहां पे आप पुट करोगे 2, सो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2, n के जगह 2 पुट करोगे ना, सो इट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 2, 4 माइनस 1, सो 3, है ना। s3 को आप क्या बोलोगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द थर्ड सेकेंड। क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट g by 2, है ना। यहां पे 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 इज 6 माइनस 1, सो दैट मीन्स 5, है। s4 को आप क्या बोल सकते हो, इट इज गोइंग टू बी g by 2, और यहां पे आप 4 पुट करोगे तो इट इज गोइंग टू बी 7। अब अगर मैं सभी चीजों का रेशियो लेता हूं, जैसे कि s1 is to s2 is to s3 is to s4, आपको क्या मिल रहा है, आप देख के बताइए, क्या मिल रहा है। द रेशियो इज गोइंग टू बी s1 is to s2 is to s3 is to s4, इसका रेशियो मिलेगा 1 is to 3 is to 5 is to 7। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन दी nth सेकेंड, और इसका रेशियो अगर हम लेते हैं तो क्या मिल रहा है, इट इज इन ऑड नंबर्स, 1 is to 3 is to 5 is to 7 is to 9 is to 11 is to 13 is to 15, ऐसे करके ऑड नंबर्स पे चलेगा। यही बोले थे गैलीलियो साहब ने, और इसी को बोलते हैं क्या, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है ना। The distances traversed or traveled during equal intervals of time by a body falling from rest
stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1:3:5:7. So हम लोग ऑलरेडी प्रूफ भी कर दिया है ना. नाउ सी, अभी सो यहां पे टेबल में वही गिवन है, बस आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा क्या है इस पे. वही है, देखिए अल्टीमेटली रेशियोज निकल रहे हैं 1:3:5:7:9:11 करके, है ना. और यहां पे हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलेंगे कि रिएक्शन टाइम. यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए. आई एम इंक्रीजिंग इट. ओके, ठीक है. देखिए इसको, इस पॉइंट को देखते हैं. सी, stopping distance of vehicles. When brakes are applied to a moving vehicle, the distance it traveled before stopping is called stopping distance. It is an important factor for road safety and depends on the initial velocity v0 and the braking capacity or deceleration minus a, that is caused by the braking. Derive an expression for stopping distance of a vehicle in terms of v0 and a. बहुत सिंपल है, लेकिन क्या बोल रहा है कि अगर स्टॉपिंग डिस्टेंस किसको माना जाएगा, आप ब्रेक करने के बाद कितनी दूरी पे आप रुक रहे हो, है ना, उसको हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस मानते हैं. सो देखिए यहां पे गिवन है कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल बिफोर इट स्टॉप्स इज ds. हम लोग मान लेते हैं कि भाई इतना दूरी तक तो तय कर चुके हैं और उसके बाद ये ds है, उसके बाद यहां जाके ब्रेक लगा है लेकिन गाड़ी जाके यहां रुकी है ना. देन यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे, v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax एंड नोटिंग दैट v इज इक्वल टू 0. इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी मेरा क्या है, 0 है, क्योंकि जब रुक गए हो अभी क्या वेलोसिटी रहेगा, बचा रहेगा, इट्स 0 ना. वी हैव द स्टॉपिंग डिस्टेंस एज, सो यहां पे ds, आप x के जगह आप ds पुट कर दो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि ds इज नथिंग बट माइनस वी स्क्वायर बाई 2a, है ना. सो इसका मतलब है, अब देखिए ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, उसको अगर हटा भी देते हैं, अब इसको देखिए, इट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. मतलब इनिशियल वेलोसिटी अगर डबल है तो डिस्टेंस आपका 4 टाइम्स है. इनिशियल वेलोसिटी अगर 3 टाइम्स है तो डिस्टेंस आपका 9 टाइम्स है. तो 9 टाइम्स बाद जाके आप रुकोगे. तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव एट अ स्लो स्पीड, क्योंकि देखिए अगर अचानक कुछ आ जाती है आपके कार के सामने तो आपका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर. आपका जितना भी इनिशियल वेलोसिटी रहेगा उसका स्क्वायर बन रहा है, ये समझ रहे हैं ना. सो ओके, अभी हम लोग रिएक्शन टाइम के बारे में पढ़ेंगे. और ये रिएक्शन टाइम क्या है, देखिए रिएक्शन टाइम व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन. कभी कभार ना ज्यादा सोचने का समय नहीं मिलता, इमीडिएटली काम करना पड़ता है. हम लोग बायोलॉजी में उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है. सो रिएक्शन टाइम व्हेन ए सिचुएशन डिमांड्स आवर इमीडिएट एक्शन, इट टेक्स सम टाइम बिफोर वी रियली रिस्पॉन्ड. Reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving, okay, and suddenly a boy appears on the road, then the time elapsed before he slams the brakes of the car is the reaction time. Reaction time depends on perplexity of the situation and on individual. ठीक है. अब देखिए complexity of the situation. अब देखिए reaction टाइम को क्या बोल रहा है यहां पे. रिएक्शन टाइम इज लाइक कि अचानक आप रिएक्शन करने में कितना समय लगाते हो. जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो, आपके
गाड़ी के सामने अचानक कुछ आ गया, तो व्हाट इज द टाइम यू विल टेक टू थिंक एंड अप्लाई द ब्रेक, इसमें कितना समय आप कर लगाओगे. यू कैन मेजर योर रिएक्शन टाइम बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग मेजर कर सकते हैं. टेक अ रूलर and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and your forefinger. After you catch it, find the distance d traveled by the ruler. In a particular case, d was found to be 21 centimeter. Estimate the reaction time. कुछ नहीं है, बस एक रूलर लीजिए, आपका दोस्त को बोलिए, ऐसे करके आप हैंड रखिए यहाँ पे एंड बोलिए कि उसको छोड़ देने के लिए, लाइक आई एम लीविंग इट. तो मैंने पकड़ लिया ना, तो ये लेकिन पकड़ने में देखिए थोड़ा सा तो डिस्टेंस ये कवर कर रहा है ना. आई हैव कॉट इट, बट इन द वे एक्चुअली इट इज ट्रैवलिंग, इट इज हैविंग सम डिस्टेंस, इट इज कवरिंग सम डिस्टेंस. ओके, तो ये डिस्टेंस बोला गया है 21 सेंटीमीटर. ठीक है, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, सो हम लोग डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन इज -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो योर s इज इक्वल टू ut, सो u आपका 0 है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी इंटू रिएक्शन टाइम का होल स्क्वायर. सो रिएक्शन टाइम, सॉरी यस, रिएक्शन टाइम का होल स्क्वायर. सो रिएक्शन टाइम इज गोइंग टू बी रूट ओवर 2d बाई जी. तो ये जो डिस्टेंस है इसका ट्वाइस ऑफ दैट डिस्टेंस, सो यू आर कन्वर्टिंग दिस डिस्टेंस इनटू, इसको ये सेंटीमीटर में है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट कीजिए और पूरा जो चीज है इसको पूरा रूट के अंदर ले लीजिए, तो जी का वैल्यू एंड ऑल. द रिएक्शन टाइम यू विल गेट इज 0.2 सेकेंड, है ना. सो विद दिस हमने पूरा जो है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इसको कवर करा दिया. ओके, सो द एंटायर चैप्टर इज कवर्ड. हम लोग इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैक क्वेश्चंस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इसमें. सो आई थिंक द सेशन वाज हेल्पफुल. और प्लीज अगर आप चाहते हो कि हम लोग ऐसे करके पूरा एनसीईआरटी आपको कवर करवाए लाइन बाय लाइन विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड शेयर कीजिए with your friends as much as possible, and always stay connected with Vision NEET IIT Academy. Thank you.